हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जी के ट्रिक। दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर में हम हमारी इंडियन ज्योग्राफी की 10 क्वेश्चन सीरीज को आगे बढ़ाएंगे और इसके अंतर्गत आज हम पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि जो हमारी ये 10 क्वेश्चन सीरीज चल रही है, आपके जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं सभी एग्जाम के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल है और इसके द्वारा एक आप अच्छा अपना रिविजन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए सीधे क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, नीलगिरी पर्वत का विस्तार किन राज्यों में है? जो नीलगिरी माउंटेन है दक्षिण भारत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण माउंटेन है। कई बार यहां से बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो किन किन राज्यों में ये फैला हुआ है? तो देखिए, ऑप्शन देख लेते हैं पहले। यहाँ पर कर्नाटक राज्य है, केरल है, तमिलनाडु है और आंध्र प्रदेश है। तो इनमें से हमें देखना है कि कौन कौन से राज्यों में ये फैला हुआ है। तो देखिए, जो नीलगिरी है ये कर्नाटक में भी फैला हुआ है, केरल में भी फैला हुआ है, इसके अलावा तमिलनाडु राज्य में भी ये फैला हुआ है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, है ना। आंध्र प्रदेश में इसका विस्तार नहीं है। 1, 2 और 3, इसका डी आंसर बच्चों बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, यदि हम नीलगिरी के बारे में बात करें तो काफी महत्वपूर्ण यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं बच्चों। देखिए, इसकी लोकेशन कहाँ पर है? ये देखिए, ये कर्नाटक राज्य है, यहाँ पर ये तमिलनाडु राज्य है और यहाँ पर ये केरल राज्य है और यहाँ पर बीचों बीच आपको नीलगिरी माउंटेन देखने को मिलता है। ठीक है, थोड़ी और इसके बारे में हम डिटेलिंग डिस्कस करते हैं। देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको पश्चिमी घाट पर्वत या फिर वेस्टर्न घाट माउंटेन देखने को मिलता है। इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे इस प्रकार से आपको यहाँ पर पूर्वी घाट माउंटेन देखने को मिलता है। ठीक है, जहां पर बच्चों पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आपस में आकर के मिलते हैं, इनके मिलन स्थल पर आपको नीलगिरी माउंटेन देखने को मिलता है। कौन सा माउंटेन? नीलगिरी माउंटेन देखने को मिलता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन यहां से आता है। पहली बात तो हो गई कि 3 राज्यों में फैला हुआ है, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। ठीक है, डी आंसर इसका हो गया। अगला क्वेश्चन क्या बनता है कि जो नीलगिरी है इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ठीक है, तो नीलगिरी की बच्चों सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? डोडा बेट्टा। ठीक है, डोडा बेट्टा इसकी सबसे ऊंची चोटी है, किसकी? नीलगिरी की। अगला क्वेश्चन बनता है कि प्रायद्वीपीय भारत की या फिर दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो प्रायद्वीपीय भारत की या फिर दक्षिण भारत की सॉरी, दूसरी सबसे ऊंची या फिर सेकंड हाईएस्ट माउंटेन पीक कौन सी है? डोडा बेट्टा ही है जो नीलगिरी पर स्थित है, आपको याद रखना है। इसके अलावा यहां से एक और क्वेश्चन आता है कि जो ऊटी हिल स्टेशन है ना, ऊटी, इसका एक और नाम है ऊट कमंडलम। ठीक है, ऊट कमंडलम हिल स्टेशन या फिर ऊटी हिल स्टेशन ये किस माउंटेन पर है? तो नीलगिरी माउंटेन में ही तमिलनाडु राज्य पर ये स्थित है। तो ये जितनी भी डिटेल मैंने आपको नीलगिरी से रिलेटेड बताई है आपको याद रखना है, आगे भी हम इसकी कुछ डिटेल डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, अभी हमने नीलगिरी में देखा, जो इसका डोडा बेट्टा इसकी सबसे ऊंची माउंटेन पीक है। इसकी ऊंचाई कितनी थी? इसकी ऊंचाई मतलब जी सेकंड हाईएस्ट पीक थी और 2636 किलोमीटर मीटर उसकी हाइट थी। अब बोल रहा है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा देख लेते हैं। डोडा बेट्टा, धूपगढ़, अनाईमुडी या फिर महेंद्रगिरी। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा कि जो अनाईमुडी है, अनाईमुडी दक्षिण भारत की या फिर प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी है, अनाईमुडी। ठीक है, अब इसकी ऊंचाई की कितनी है? चूंकि सबसे ऊंची है ये, तो इसकी ऊंचाई कितनी है वो भी इंपॉर्टेंट है। तो 2695 मीटर। ठीक है, 2695 मीटर या फिर 2696 मीटर इसकी ऊंचाई है, आपको याद रखना है। इसके अलावा प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, नीलगिरी के पास ही यहाँ पर अन्नामलाई की पहाड़ियां हैं। अब ये स्थित कहाँ है बच्चों? अन्नामलाई, अन्नामलाई की जो पहाड़ियां हैं इसकी ही सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुडी, जो कि पूरे के पूरे प्रायद्वीपीय भारत या फिर दक्षिण भारत की भी सबसे ऊंची चोटी है, आपको याद रखना है। 2695 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र या फिर बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है, ये कहां पर है या फिर कौन सा है? ठीक है, भारत का प्रथम। तो पहले इसका आंसर देख लेते हैं, फिर हम इसकी डिटेल भी डिस्कस करेंगे। पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, नीलगिरी या फिर महेंद्रगिरी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? जो पहला पूरे भारत का जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है या फिर बायोस्फीयर रिजर्व है, ये है नीलगिरी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र या फिर नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, पूरे भारत का पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। इसकी थोड़ा सा हम डिटेल भी देख लेते हैं। देखिए, अभी मैंने आपको यहाँ पर नीलगिरी माउंटेन बताया। ठीक है, तीनों राज्यों में पड़ता है, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। ठीक है, अब पश्चिमी घाट पर्वत यहां पर है ना,
यहाँ पर पूर्वी घाट पर्वत है। तो यहाँ पर जो ये नीलगिरी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र हैं बच्चों, यहाँ पर बहुत सारे नेशनल पार्क और वन्यजीव अभ्यारण्य हैं। तो इन क्षेत्रों को मिलाकर के नीलगिरी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र बनाया गया है। ठीक है, सबसे पहले इसकी स्थापना देख लीजिए कब हुई थी। 1950 से 1986 के टाइम पर इसकी स्थापना हुई थी। कौन कौन से राज्यों में ये फैला हुआ है, तो जिन जिन में नीलगिरी है उन्हीं उन्हीं में ये जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र भी है, जैसे तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल, तीनों राज्यों में ये फैला हुआ है। इसका एरिया कितना है, तो लगभग 5520 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर ये फैला हुआ है। कितना एरिया भी याद रखना है, 5520 वर्ग किलोमीटर। एरिया क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है। ठीक है, इसी कारण से इसका एरिया भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, देखिए सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है ये। इसके अलावा इसके अंतर्गत कौन कौन से नेशनल पार्क आ जाते हैं, कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान आ जाते हैं, तो आरलम नेशनल पार्क, मधुमलाई, मुकुर्ती, नागरहोल, बंदीपुर, साइलेंट वैली, तो ये जितने भी नेशनल पार्क लिखे हैं ये सभी इसी नीलगिरी संरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। कुछ वन्यजीव अभ्यारण्य भी हैं, जैसे यारनाड, ठीक है, करिमपुड़ा और सत्यमंगलम, ये कुछ वन्यजीव अभ्यारण्य हैं जो कि नीलगिरी संरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। देखिए इसका एरिया कितना बड़ा है, इस इमेज में आप देख सकते हैं। ठीक है, ये पूरा नीलगिरी संरक्षित क्षेत्र है जिसके अंतर्गत काफी सारे नेशनल पार्क और वन्यजीव अभ्यारण्य भी आ जाते हैं। तो जितने भी बच्चों यहाँ पर मैंने पॉइंट बताए सभी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम के दृष्टिकोण से आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट की लंबाई कितनी है? वेस्टर्न घाट माउंटेन है, कितनी लंबाई में ये फैला हुआ है? सिंपल सा क्वेश्चन है, 2400, 1600, 2000 या फिर 1800। तो इसका बच्चों सही आंसर हो जाएगा लगभग 1800 किलोमीटर में जो वेस्टर्न घाट है ये फैला हुआ है। कितने? 1800 किलोमीटर में। यदि यहाँ पर मैं मैप बनाऊं, है ना, यहाँ पर यदि मैं इंडिया का एक प्रायद्वीपीय भारत का इस प्रकार से मैप बनाऊं, तो वेस्टर्न घाट यहाँ पर आपको पता होगा एक ताप्ती नदी निकलती है मध्य प्रदेश से और यहाँ पर एक खंबात की खाड़ी में गिरती है। तो इसी ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर के बच्चों दक्षिण में ये कार्डेमम इलायची की पहाड़ियां तक जो है ये फैला हुआ है, या फिर कन्याकुमारी, यहाँ पर भारत का जो मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु है कन्याकुमारी, कन्याकुमारी, तो यहां तक ये फैला हुआ है वेस्टर्न घाट। कहां से? ताप्ती के मुहाने से लेकर के कन्याकुमारी तक करीब 1800 किलोमीटर की लंबाई में बच्चों ये फैला हुआ है। कितनी? 1800 किलोमीटर की लंबाई में। इसके अलावा हिमालय के बाद भारत की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, ये भी आपको याद रखना है, वेस्टर्न घाट, है ना। हिमालय के बाद दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, तो एक ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। इसके अलावा ताप्ती नदी के मुहाने से कन्याकुमारी तक ये फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कार्डेमम की पहाड़ियां कहां पर स्थित हैं? ठीक है, इलायची या फिर कार्डेमम की पहाड़ियां, इन्हीं को हम इलायची की पहाड़ियां भी बोलते हैं, है ना, इलायची कार्डेमम की पहाड़ियां। तमिलनाडु, केरल, केरल कर्नाटक, कर्नाटक तमिलनाडु, केरल कर्नाटक और तमिलनाडु। तो बच्चों जो कार्डेमम की पहाड़ियां हैं इनको हम साथ में इलायची कार्डेमम की भी पहाड़ियां बोलते हैं। तो इनका विस्तार केरल और तमिलनाडु राज्यों में है। ठीक है, तो ए ऑप्शन इनका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, केरल कर्नाटक, ठीक है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तमिलनाडु और केरल राज्यों में इनका विस्तार है। यदि यहाँ पर मैं एक छोटा सा मैप बना के बताऊं आपको इंडिया का इस प्रकार से, तो यहाँ पर केरल राज्य है और यहाँ पर ये तमिलनाडु राज्य है। ठीक है, तो इन्हीं के बॉर्डर पर बीच में ये आपको देखने को मिलती हैं, जो कि सबसे जो पूरा हमारा भारत है उसमें सबसे दक्षिण में स्थित ये पर्वत श्रृंखला है जिनको हम इलायची कार्डेमम की पहाड़ियां बोलते हैं। ठीक है, तो तमिलनाडु और केरल में ये स्थित है। यहाँ पर एक और पहाड़ियां पूछ लेता है कई बार, पालनी की पहाड़ियां। ठीक है, पालनी की पहाड़ियां ये कहां पर है, तो ये तमिलनाडु राज्य में है, आपको याद रखना है। ठीक है, पालनी की पहाड़ियां तमिलनाडु में है। इलायची कार्डेमम की पहाड़ियां कहां पर है? केरल और तमिलनाडु में है। जबकि अभी हमने नीलगिरी देखा तो वो कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में है। तो यहाँ से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, काफी इंपॉर्टेंट पहाड़ियां हैं एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो ये जितने भी पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ याद रखना है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा आपको अपडेट देना चाहूंगा। यदि आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा एसएससी 2022 का टारगेट बैच बिल्कुल लाइव है। यहाँ पर आप एसएससी की तैयारी कर सकते हैं हमारी एक्सपर्ट फैकल्टी के साथ। ठीक है, जहाँ पर जितनी भी हमारी एक्सपर्ट फैकल्टी है आपको टीच करेगी अलग अलग सब्जेक्ट जो भी एसएससी में पूछे जाते हैं। तो आप रूट एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर आपको सारी डिटेल देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा बच्चों यदि आप मुझसे ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं, ज्योग्राफी का फाउंडेशन कोर्स बिल्कुल मेरा लाइव है, वहां पर मैं इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी आपको पढ़ा रहा हूं। तो करना क्या है, रूट एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करना है, बाकी सारी डिटेल आपको देखने को मिल जाएगी।
ठीक है। इसके अलावा डिफरेंट सब्जेक्ट भी आप अलग अलग एक्सपर्ट फैकल्टी के साथ पढ़ सकते हैं, जैसे हिस्ट्री हो गया, साइंस हो गया, ज्योग्राफी हो गया, अर्थमेटिक एडवांस दोनों, मैथ्स हो गई, पॉलिटी हो गई, इंग्लिश हो गई, रीजनिंग हो गई। सारे सब्जेक्ट आप इंडिविजुअल अलग अलग फैकल्टी से पढ़ सकते हैं। यदि आपको कोई एक कोर्स भी परचेस करना है, सिर्फ आपको हिस्ट्री पढ़ना है तो सिर्फ आप हिस्ट्री भी पढ़ सकते हैं। तो इंडिविजुअल सब्जेक्ट भी आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। ये सारी फैसिलिटी आपको देखने को मिल जाएंगी। तो आप एक बार रूट एप्लीकेशन को विजिट जरूर कीजिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, यारनाड हिल स्टेशन कहां पर है? ठीक है, यारनाड हिल स्टेशन की बात की जा रही है। तमिलनाडु में, केरल में, कर्नाटक में या फिर आंध्र प्रदेश में? तो यहां से भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है। यारनाड हिल स्टेशन बच्चों कहां पर है? तमिलनाडु में आपको देखने को मिलेगा, तमिलनाडु राज्य में देखने को मिलेगा यारनाड हिल स्टेशन। और कहां पर है बच्चों? ये शेवराय की पहाड़ियों पर। ठीक है, सेवराय की पहाड़ियों पर ये आपको देखने को मिल जाएगा तमिलनाडु में। जो पूर्वी घाट है उसका हिस्सा है सेवराय की पहाड़ियां, जो आपको तमिलनाडु राज्य में देखने को मिलती हैं। और इसी पर एक हिल स्टेशन है जिसको हम यारनाड हिल स्टेशन बोलते हैं। काफी महत्वपूर्ण है, यहाँ से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको ऊटी हिल स्टेशन बताया था, ये भी तमिलनाडु राज्य में है, लेकिन ये नीलगिरी माउंटेन में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये दो प्रमुख हिल स्टेशन है दक्षिण भारत के, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ठीक है, ईस्टर्न घाट की सबसे ऊंची माउंटेन पीक, तो महेंद्रगिरी, डोडा बेट्टा, जिंदगढ़ा या फिर अनाई मुडी? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों सी, जो जिंदगढ़ा है। ठीक है, कहां पर ये आपको देखने को मिलेगा जिंदगढ़ा? आंध्र प्रदेश राज्य में देखने को मिलेगा जिंदगढ़ा। किसका हिस्सा है? पूर्वी घाट या फिर ईस्टर्न घाट का ये हिस्सा है, आपको याद रखना है। 1690 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको दक्षिण भारत की पहली और दूसरी सबसे ऊंची जो माउंटेन पीक है वो बताई थी। सबसे ऊंची कौन सी थी? अनाई मुडी, है ना, अनाई अनाई मुडी। ठीक है, जो कि किसकी थी? अन्नामलाई पहाड़ियों में स्थित थी। 2695 मीटर इसकी ऊंचाई थी। ठीक है, दूसरी मैंने आपको नीलगिरी की और दक्षिण भारत या फिर प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी बताई थी, डोडा बेट्टा। डोडा बेट्टा, इसकी ऊंचाई कितनी थी? 2636। ठीक है, डोडा बेट्टा की अभी मैंने आपको बताई 2636। इसके अलावा ये आपको देखा जाए तो ये पूरे प्रायद्वीपीय भारत या दक्षिण भारत की है। ठीक है, यदि ईस्टर्न घाट की पर्टिकुलर में आपको बात करूं तो सबसे ऊंची चोटी जिंदगढ़ होगी, आंध्र प्रदेश राज्य में, 1690 मीटर इसकी ऊंचाई है। दूसरी सबसे ऊंची ईस्टर्न घाट की कौन सी है? तो महेंद्रगिरी, ये आपको उड़ीसा राज्य में देखने को मिल जाएगी। लगभग 1501 मीटर इसकी ऊंचाई है। कितनी है? 1501 मीटर इसकी ऊंचाई है, आपको याद रखना, कई बार यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो ये सबसे ऊंची है और सेकंड नंबर पर आती है। ईस्टर्न घाट की बात कर रहा हूँ, ईस्टर्न घाट है क्या? थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, नहीं तो आप कंफ्यूज होंगे। देखिए, अभी थोड़ी देर पहले हालांकि मैंने आपको बताया था, ये यहाँ पर ये वेस्टर्न घाट है पश्चिमी किनारे पर, और यहाँ पर आपको ईस्टर्न घाट, पूर्वी घाट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको आंध्र प्रदेश में ये जिंदगढ़ा देखने को मिलेगा और महेंद्रगिरी आपको उड़ीसा में देखने को मिलेगा। यहाँ नीलगिरी में आपको डोडा बेट्टा देखने को मिलेगा और यहाँ पर ही अन्नामलाई में अनाईमुडी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये मैप के हिसाब से आपको सारी लोकेशन याद रखना है, किसकी कौन सी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया? जिंदगढ़ा इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पूर्वी घाट कौन से पर्वत का उदाहरण है? जो ईस्टर्न घाट है किस टाइप के माउंटेन का ये एग्जाम्पल है? नवीन वलित पर्वत, अवशिष्ट पर्वत, ब्लॉक पर्वत या फिर स्कार्पमेंट? तो बच्चों जो पूर्वी घाट या ईस्टर्न घाट है ये अवशिष्ट माउंटेन या फिर रेसिड्यूअल माउंटेन का एग्जाम्पल है। अवशिष्ट पर्वत क्या होते हैं? कुछ टाइम पहले मैंने आपको बताया था, जब मैं आपको अरावली पढ़ा रहा था, है ना, जब मैं आपको अरावली माउंटेन पढ़ा रहा था तब मैंने आपको बताया था अवशिष्ट पर्वत क्या होता है। ऐसे माउंटेन बच्चों जो काफी पुराने हैं, करोड़ वर्ष पुराने हैं, ठीक है, इस दुनिया के प्राचीनतम पर्वतों में आते हैं, उनको हम अवशिष्ट पर्वत बोलते हैं। प्राचीन काल में जब इनका निर्माण हुआ था तो ये नवीन वलित पर्वत थे, लेकिन समय के साथ इनका अपक्षय अपर्दन हो गया और ये इनका अवशिष्ट भाग ही शेष बचा हुआ है, इनको हम अवशिष्ट माउंटेन बोलते हैं। तो अरावली और ईस्टर्न घाट, पूर्वी घाट, ये अवशिष्ट माउंटेन का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो याद रखना है। इसके अलावा जो वेस्टर्न घाट है ना, पश्चिमी घाट है, ये स्कार्पमेंट स्कार्पमेंट बोल सकते हैं आप, इस माउंटेन का एग्जाम्पल है। ठीक है, स्कार्पमेंट माउंटेन मतलब आप ऐसा समझ लीजिए कि ये जब इंडियन प्लेट हमारी किससे टूटी थी? अफ्रीकन प्लेट से ब्रेक हुई थी, तो उसी का टूटा हुआ ये भाग है। ठीक है, द ग्रेट स्कार्पमेंट उसको हम बोलते हैं, किसको? पश्चिमी घाट को। तो ये बात आपको याद रखना है। ब्लॉक की बात करेंगे तो सतपुड़ा एक ब्लॉक माउंटेन का एग्जाम्पल है हमारे भारत की। आप बात करेंगे नवीन वलित पर्वत की बात करेंगे तो हिमालय जो है ये नवीन वलित पर्वत का एग्जाम्पल है, फिर न्यू फोल्डेड माउंटेन का एग्जाम्पल है। ठीक है, चलिए
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इनमें से कौन सी पर्वत श्रृंखला का विस्तार तमिलनाडु में है? तमिलनाडु की बात की जाए, ठीक है। चलिए, जवादी, शेवराय, नल्ला मलाई और पालकोंडा। तो बच्चों जो जवादी की पहाड़ी और शेवराय की पहाड़ियां हैं, ठीक है, ये कहां पर हैं? ये मुख्यतः आपको ईस्टर्न घाट का हिस्सा है और तमिलनाडु राज्य में देखने को मिलेंगी। इसका सही आंसर हो जाएगा 1 और 2, ठीक है। 1 और 2 मतलब जवादी और सेवराय। अभी मैंने आपको बताया था सेवराय पे एक यारनाड हिल स्टेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो ये ईस्टर्न घाट का हिस्सा है और मुख्यतः तमिलनाडु में देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। पालकोंडा है ना, ये हो गई। ये आपको आंध्र प्रदेश में मुख्यतः देखने को मिलेंगी। ये दोनों आंध्र प्रदेश की में देखने को मिलती है, नल्लामलाई और पालकोंडा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। कई बार यहाँ से अलग अलग पहाड़ियों से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। इसके पहले भी मैंने आपको कुछ पहाड़ियाँ बताई, जैसे पालनी, इलायची, कार्डेमम, नीलगिरी। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाते हैं कौन सी माउंटेन रेंज किस राज्य में पड़ती है, ठीक है। चलिए, अगला और लास्ट क्वेश्चन है, पूर्वी घाट असतत अवस्था में पाया जाता है, इसका मतलब इसके पीछे क्या रीजन है? असतत अवस्था, पहले क्वेश्चन समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं छोटा सा एक इंडिया का मैप बना दूं इस प्रकार से, ठीक है। तो आप देखेंगे पूर्वी घाट तो बिल्कुल सतत अवस्था है, मतलब स्टार्ट हुआ तो सीधा यहाँ पर एंड होगा। लेकिन पूर्वी घाट या ईस्टर्न घाट इस प्रकार से है, एक एक माउंटेन अलग यहाँ है, फिर एक यहाँ है, फिर एक यहाँ है, अलग अलग कटा हुआ है, इस प्रकार से कटा फिटा है। तो इसको हम बोलेंगे असतत अवस्था। तो ऐसा आखिर क्यों है? तो देखिए ऑप्शन देख लीजिए पहले। देखिए, प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के कारण, चक्रवातों के कारण, अपक्षय अपर्दन के कारण, उपरोक्त सभी, ठीक है। तो इसका मेन रीजन होगा बच्चों, जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं, इसके कारण पूर्वी घाट असतत अवस्था में पाया जाता है। देखिए थोड़ा सा इसको यहाँ पर समझ लिए, इस वाले यहाँ पर देख लीजिए, जगह है थोड़ी सी। देखिए यहाँ पर यदि मैं मैप बनाऊं इस प्रकार से, ठीक है, तो इस प्रकार से आपको पूर्वी घाट देखने को मिलेगा यहाँ पर ना, और पश्चिमी घाट इस प्रकार से देखने को मिलेगा। तो देखिए यहाँ से बहुत बहुत बड़ी बड़ी नदियां हैं, जैसे गोदावरी हो गई, कृष्णा हो गई, कावेरी हो गई, महानदी हो गई, ठीक है। मैंने आपको बताया था प्रायद्वीपीय पठार में कि प्रायद्वीपीय पठार की मैक्सिमम बड़ी बड़ी नदियां कहाँ बहती हैं? पूर्व डायरेक्शन की ओर बहती हैं इस प्रकार से। उसका रीजन ये है कि प्रायद्वीपीय भारत का ढाल इस प्रकार से है ना, इस प्रकार से पूर्व की ओर। यही रीजन है कि मैक्सिमम नदियां पूर्व की ओर प्रवाहित होती हैं। इन नदियों ने बच्चों हजारों सालों में, लाखों सालों में, जो ये पूर्वी घाट पर्वत है, ईस्टर्न घाट पर्वत है, इसको काट छांट दिया है। इसी कारण से पूर्वी घाट पर्वत असतत अवस्था में पाया जाता है। तो इसके पीछे ये नदियां हैं, तो आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन बच्चों हमने डिस्कस किए। इसके साथ भी कुछ अन्य डिटेल भी मैंने आपको बताई। तो आई थिंक आपका पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जो माउंटेन है, इनका एक अच्छा रिवीजन हो गया होगा, ठीक है। चलिए, तो मुलाकात होगी आपसे अगले बेहतर लेक्चर में। यदि आपको आज का वीडियो लेक्चर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, इसके अलावा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तब तक अपना ख्याल रखें और पढ़ते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।